एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 के बारे में। अब देखिए, यूनिट 2 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 2 में मेनली आपके 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग्स हो जाती हैं, दूसरा हमारा डायूरेटिक्स हो जाती हैं, और थर्ड हमारा इसके अंदर आ जाता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, आप लोग को पता ही है कि जो एंटी एंजाइनल एजेंट्स हैं, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स है, इनको आपने फार्माकोलॉजी में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल दोनों में ही हमारे टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अपनी स्ट्रक्चर वगैरह को देखते हैं, सिंथेसिस वगैरह को देखते हैं, सार वगैरह को देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आप लोग का एंटी एंजाइनल एजेंट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री में दिया हुआ है, तो इसके अंदर बेसिकली हमें 2 क्लास की ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, मेडिसिनल में ना हम लोग बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को पढ़ते हैं, और फार्माकोलॉजी में हम लोग एक ब्रॉड व्यू देखते हैं चीज़ों का। तो एंटी एंजाइनल को वैसे हमने फार्माकोलॉजी में देखा हुआ है, लेकिन देखिए, यहाँ पे आप लोग को दोबारा से भी इसको पढ़ना है। स्पेशली यहाँ पे जो मेडिसिनल का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हमारे 2 क्लास दिए हुए हैं, वैसोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 स्टार ड्रग्स भी दी हुई हैं, नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे सिंथेसिस वगैरह भी देखनी है। तो मेडिसिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग यहाँ पे एंटी एंजाइनल एजेंट्स को कवर करेंगे। बाकी देखिए, यूनिट 2 हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका भी वन शॉट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो भी वीडियोज हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्किप कर सकते हो, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग एंजाइना का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंजाइना होता क्या है, ठीक है, क्योंकि एंजाइना बेसिकली इस्केमिक हार्ट डिजीज का एक टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने एंटी एंजाइनल ड्रग्स को देखेंगे। देखिए, एंटी एंजाइनल का मतलब सिंपल सा यही है कि हमारी वो ड्रग्स जो कि एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए यूज करी जाती हैं। तो सबसे पहले एंजाइना का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी एंजाइनल एजेंट्स के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो इसको सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब ये कोरोनरी आर्टरी आखिर ये क्या नई चीज़ है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हमारा जो हार्ट है, ये हमारा जो है ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, ठीक है, हमारे ऑल्टा के थ्रू। अब भाई देखो, हार्ट जो हमारा इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो हार्ट इतना काम कर कैसे पा रहा है भाई? हार्ट को भी तो कुछ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, हार्ट को भी तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी, हार्ट को भी तो कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो हार्ट को कैसे मिल रही है? तो क्या हार्ट को ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं है? भाई हार्ट को भी तो जरूरत है। तो यहाँ पे हार्ट को कौन सी ब्लड वेसल्स या फिर कह सकते हो कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट काम कर पाता है? तो यहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी हमारी क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी हमारी वो आर्टरी होती है जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। देखो भाई, बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है कि भाई हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो क्या वो खुद को नहीं सप्लाई करेगा? तो खुद को भी तो करेगा ना। तो खुद को ये हमारा कैसे करता है? हमारे कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ऑर्टा से ही हमारी कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो कि हमारी होती हैं कोरोनरी आर्टरी। तो ये हमारे पूरे हार्ट में फैली होती हैं, और पूरे हार्ट को मसल्स को ब्लड सप्लाई, जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जितना भी ऑक्सीजन होता है, वो सब हमारा सप्लाई करने का काम हमारा कोरोनरी आर्टरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्यों बोला जाता है? यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारे कोरोनरी आर्टरी में ही कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे होगी। इट इज ए कंडीशन इन विच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स ऑफ हार्ट गेट रिड्यूस्ड। देखो, इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिया का मतलब ही होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। अब देखो, अगर ब्लड सप्लाई का लॉस होगा तो ब्लड से ही तो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, यानी अब ऑक्सीजन सप्लाई का भी लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा हार्ट की मसल्स हैं, उनको यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और ब्लड सप्लाई करता कौन है? कोरोनरी आर्टरी। यानी कोरोनरी आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो वही चीज़ है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कैसे होती है, क्यों कम हो जाती है, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। बाकी इसको यहाँ पे IHD या फिर CAD, तो शॉर्ट फॉर्म है। IHD मतलब इस्केमिक हार्ट डिजीज, CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। डेवलप्स व्हेन कोरोनरी आर्टरी बिकम डिजीज्ड और डैमेज। यानी ये कब होता है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई डैमेज या फिर कोई डिजीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। इन IHD यानी इन इस्केमिक हार्ट डिजीज, ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ मायोकार्डियम।
देखो यहाँ पे मैंने जैसा आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारी हार्ट वॉल 3 टाइप की होती हैं, जिसमें से मायोकार्डियम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्केमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि जो हमारी मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है अकॉर्डिंग टू डिमांड, यानी मायोकार्डियम को जितनी डिमांड है उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, उतना न्यूट्रिएंट्स उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर ये डेवलप होती कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बिल्डिंग ऑफ प्लैक एंड इन्फ्लामेशन इन आर्टरीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो इस चीज़ को समझ लो, उसके बाद आप लोग बस आराम से पूरा सब चीज़ें क्लियर है, ठीक है। बस ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इस कोरोनरी आर्टरी को थोड़ा सा जूम करके बनाए तो देखो ये भी हमारा एक सिंपल आर्टरी की तरह होगा जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मान लो इस आर्टरी में, ठीक है, अगर किसी तरीके से कुछ लिपिड्स या फिर कुछ फैट का डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, यानी कुछ फैट्स इकट्ठा हो जाए, तो क्या होगा भाई, इस आर्टरी की नैरोइंग हो जाएगी, और नैरोइंग होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई आराम से हो रही थी उसमें प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी भाई, हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे कह सकते हो इनके अंदर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। देखो एक चीज़ समझो कि भाई जब यहाँ पे ब्लड जब जब यहाँ पे कह सकते हो जगह ही नहीं ज़्यादा बच रही है, तो ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, वही चीज़ है यहाँ पे। इसीलिए एक रीज़न ये हो सकता है कि कुछ हमारा लिपिड या फैट डिपोजिशन हो जाए, और एक रीज़न हमारा और क्या हो सकता है कि मान लो किसी वजह से, ठीक है, मतलब बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो कह सकते हो कि जो हमारी वॉल है, ठीक है, अगर वो हमारी डैमेज हो जाए, यानी कि वो हमारी थोड़ी सी रप्चर हो जाए, ठीक है, उसके अंदर कुछ हमारा कह सकते हो प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, अब आप लोग को जो है इस चीज़ के बारे में जब पता होगा, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अगर आप लोग जानते होगे, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जब भी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई डैमेज आता है तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मान लो हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी डैमेज हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भाई क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हमारे बहुत सारे प्लेटलेट्स और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स और बहुत सारे कह सकते हो कि WBC जाके इकट्ठा होके क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक टाइप का प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो इन सभी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा भाई, हमारे कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, और इसी की वजह से हमें जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बिल्डिंग ऑफ प्लैक एंड इन्फ्लामेशन इन आर्टरीज। देखो इन्फ्लामेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी इस चीज़ को समझ पाओगे कि जब भी हमारा क्या होता है कि हमारी ब्लड सेल्स में कुछ भी डैमेज वगैरह होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स या फिर कह सकते हो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो अब देखो वो चीज़ यही है ना कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एट लास्ट में क्या कर सकती हैं कि जो है मेजर कॉज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है। बाकी यहाँ पे बात करें तो इस्केमिक हार्ट डिजीज इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग हार्ट डिजीज एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से समझना पड़े। तो देखो एंजाइना वर्ड अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो एंजाइना को जो है चेस्ट पेन के लिए यूज किया जाता है। तो एंजाइना इज अ टर्म यूज्ड फॉर चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि भाई वही चीज़ है कि हमारा जो है एंजाइना का मतलब ये होता है कि चेस्ट पेन हो जाना, ठीक है। अब ये चेस्ट पेन किस वजह से होता है, कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, यानी कि जब हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड वेसल्स जो है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड अच्छे से नहीं मिल पाता है, तभी हमारा एंजाइना देखने को मिलता है। तो भाई वही चीज़ तो है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्यों हो सकता है भाई, ये हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से ही तो होगा, तो वही चीज़ है। बाकी इट इज़ अ सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। बाकी इट इज़ अ कंडीशन दैट अराइज्ड व्हेन देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड इट्स सप्लाई टू मायोकार्डियम। तो भाई वही तो बता रहा है कि मायोकार्डियम यानी कि इस हार्ट की जो कह सकते हो मिडिल लेयर होती है, उसके अंदर जब हमारी ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में एक बैलेंस हो जाता है, यानी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है, तभी हमारा क्या होता है, हमारा एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। अब एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो ये भी हमारा जो है 3 टाइप का देखने को मिलता है, पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, थर्ड हो गया वेरिएंट। तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेबल एंजाइना के बारे में। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉनिक एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। बाकी इट जनरली अकर्स व्हेन हार्ट इज वर्किंग हार्डर दैन इट वर्क्स इन नॉर्मल कंडीशन। देखो ये स्टेबल एंजाइना क्या होता है कि देखो एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, सिंपल सी बात है। तो जो स्टेबल एंजाइना का जो चेस्ट पेन होता है वो जनरली मतलब नॉर्मल नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मली कोई भी पेन नहीं होगा। लेकिन जब आप लोग कुछ ऐसा काम करोगे जो कि जिसमें हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे अगर मान लो कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कार्डियो वगैरह कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कार्डियो, तो उसमें क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा।
जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, तो हार्ट जब ज़्यादा वर्क करेगा तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और हमें जो है थोड़ा सा चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ना ये होता कैसे, इट अकर्स ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ प्लैक और फैट डिपोजिशन इन कोरोनरी आर्टरीज। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे कुछ लिपिड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो डिपोजिशन हो जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि एकदम ब्लॉक हो जाए, बस थोड़ा सा कह सकते हो पार्शियल ब्लॉकेज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई वर्कआउट करोगे तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ पेन ऑफ स्टेबल एंजाइना रिलीव्ड बाय प्रॉपर रेस्ट और मेडिकेशन, यानी कि प्रॉपर आराम करने से इसका जो पेन होता है वो चला भी जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की, जो कि हमारा यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना। तो अब देखो ये अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, द पेन ऑफ अनस्टेबल एंजाइना अकर्स इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेस्ट, स्लीपिंग और सडनली। यानी ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, ये हमारा क्या होता है कि ये रेस्ट में भी देखने को मिल सकता है और सोते समय या फिर सडनली, मतलब अचानक से इसका पेन उठ जाता है। अब इट इज कंसिडर्ड मोर सीरियस देन स्टेबल बिकॉज एज रेस्ट और मेडिकेशन इज नॉट इनफ फॉर इट्स रिलीफ। देखो स्टेबल में हम लोगों ने क्या देखा कि आराम करने से, रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पेन होता है अगर स्टार्ट हुआ तो रेस्ट लेने से नहीं ठीक होता है। इट जनरली अगर्स ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यानी ये क्या होता है, ये तब होता है जब हमारी कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाती है, यानी इसके अंदर कुछ रप्चर हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया रप्चरिंग होगी तो क्या होगा, या तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी या तो इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाएगा, तो उसी की वजह से क्या होगा, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कह सकते हो हमारा जो है मास डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ब्लॉकेज हो जाएगा। और बाकी हम लोग बात करें वेरिएंट एंजाइना की, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ रेयर टाइप ऑफ एंजाइना, यानी कि ये थोड़ा सा रेयर होता है। बाकी इट्स पेन जनरली अगर सेट रेस्टिंग, यानी कि इसका जो पेन है ना, जैसे एंजाइना के जो बाकी दोनों हम लोगों ने देखे, उसका पेन नॉर्मली क्या होता है कि एक्टिव पीरियड में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये रेस्टिंग स्टेज में, यानी कि जैसे आप लोग आराम कर रहे हो तब हो रहा है, ठीक है, तो काफ़ी एक रेयर हो जाता है। और इट अकर्स ड्यू टू नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। और देखो ये क्या होता है, ये तब होता है जब किसी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी हमारी, बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दिस नैरोइंग और स्पाज्म लीड्स टू डिक्रीज ब्लड फ्लो। अब देखो चूंकि अगर हमारी आर्टरी नैरो हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन हो गया और हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, देखो कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होगा, लिपिड्स का जो है कह सकते हो एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, तो हाई कोलेस्ट्रॉल हो गए, और स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, सब चीज़ें आप लोग को पता ही है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, डायबिटीज, एज, स्ट्रेस, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हमारी जो है कॉज कर सकती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और अब हम लोग थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं अपने पैथोजेनेसिस, यानी कि किस तरीके से हमारी जो है कह सकते हो इस्केमिक हार्ट डिजीज या फिर जितनी भी ये सारी हैं एंजाइना वगैरह कैसे देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है मैकेनिज्म हमारा, वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भी हम लोगों ने अभी देखे कि जिन जिन रीजन्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर्स लीड्स टू इंजरी टू एंडोथेलियल सेल्स दैट लाइंस द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी हमारी क्या है, एक ब्लड वेसल ही तो है। तो ब्लड वेसल्स की देखो यहाँ पे जैसे ये मान लो कोरोनरी आर्टरी है ना, तो इसकी जो इनर लाइनिंग है, यानी कि जो अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, देखो अंदर वाले पार्ट को जैसे मान लो ये इसकी लेयर, ठीक है, तो ये इनर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग लाइनिंग, ठीक है। देखो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कवरिंग और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं लाइनिंग। तो ये जो अंदर की लाइनिंग होती है ये हमारी किससे बनी होती है, एंडोथेलियल सेल से, ठीक है, एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स है, अगर ये हमारी जो है इंजर्ड हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये अगर इंजर्ड हुई तो ये हमारी रप्चर हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे जब हमारी अगर आप लोगों ने इन्फ्लामेशन पढ़ा हो तो इन्फ्लामेशन, देखो इन्फ्लामेशन हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ही डिस्कस किया है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारा सेल डैमेज होता है, ठीक है, जब भी हमारे सेल को डैमेज होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इम्यून रिस्पॉन्स हम लोग बोलते हैं उसको बॉडी का। अब जब भी हमारा इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है एक्यूमुलेशन हो जाएगा, किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, प्लेटलेट्स एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, तो इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लैक स्टार्ट, यानी कि जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी तो हमारा क्या होगा, एक जो है प्लैक का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा भाई, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि हमारा जो है ब्लड फ्लो में रिड्यूस। अब भाई वही चीज़ है ना कि जब जैसे जैसे ये सब इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। बाकी इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, भाई जब हमारा ब्लड फ्लो की सप्लाई डिक्रीज हो गई तो ऑक्सीजन, क्योंकि देखो आप लोग को पता है ना कि ब्लड के अंदर जो हमारा आरबीसी होता है तो यही हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, तो जब ये ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा भाई, इसकी वजह से हमें जो है एट लास्ट में इस्केमिक हार्ट डिजीज
या फिर कह सकते हो जो भी सारी, ठीक है, यानी इसकी वजह से एंजाइना भी इसी की वजह से, मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी इसी की वजह से और एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसी की वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे पैथोजेनेसिस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। एंड अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स। तो यहाँ पे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरेगुलर हार्ट बीट, ब्लड विजन। ये सारी चीज़ें हमें जो है अपने एंजाइना पेक्टोरिस या फिर जो भी कह सकते हो इसके अंदर देखने को मिल सकती है। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हमारा जो है हार्ट अटैक, हार्ट फेलर, किडनी फेलर, आई प्रॉब्लम्स, वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था हमारा एंजाइना का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। तो देखिए, एंटी एंजाइनल ड्रग्स हमारी वो मेडिकेशन होती हैं जो कि क्या होता है, यूज टू रिलीव और प्रिवेंट एंजाइना पेक्टोरिस। सिंपल सी बात है, विच इज चेस्ट पेन। और एंजाइना में बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि इसमें हमारा चेस्ट पेन होता है, जो कि क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसकी जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है या फिर कह सकते हो हार्ट की जो मसल्स हैं वहाँ पे अच्छे से हमारा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। दीज ड्रग्स वर्क बाय इंप्रूविंग ब्लड फ्लो। अब देखिए, ये ड्रग्स कैसे काम करेंगी भाई, चूंकि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही, तो या तो ये ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेंगी, या तो ये एक और काम क्या कर सकती हैं कि जैसे जब हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, जब हार्ट को कम ब्लड मिल रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हार्ट का जो वर्कलोड है अगर वो घट जाए, ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हार्ट को 100, मान लीजिए कि ऐसा एक मान के चलते हैं कि 100 ml ब्लड चाहिए काम करने के लिए, लेकिन हार्ट के पास एक पार्टिकुलर एक्स काम है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने उस काम को ही थोड़ा सा कम कर दिया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई भी कम चाहिए होगी और उसको कम ही मिल रही है, तो उस कम वर्कलोड कम होने से भी यहाँ पे काम बन जाएगा। तो इन दोनों तरीके से या फिर बोथ, ठीक है, तो इन दोनों तरीके से यहाँ पे हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स यहाँ पे काम करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, वैसे तो इसके और भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस में हमें मेनली 2 क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, ठीक है, मेडिसिनल के हिसाब से। बाकी फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने इसको अच्छे से देखा हुआ है। तो मेडिसिनल में यहाँ पे हमारे 2 क्लासिफिकेशन आप लोगों को जो पढ़ना है, तो पहला हमारा वैसोडाइलेटर्स। और वैसोडाइलेटर्स में भी हमारा जो नाइट्रेट्स होते हैं, मतलब वैसोडाइलेटर्स में भी एक टाइप होता है नाइट्रेट्स, तो ये नाइट्रेट्स आप लोग को पढ़ने हैं इसके अंदर। और दूसरा हमारा हो जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, तो इसमें भी हमारे कुछ ड्रग्स आ जाती हैं। अब वैसोडाइलेटर्स के अंदर आप लोग को जो है 2 ड्रग्स हमारे जो नाइट्रोग्लिसरीन है और आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइट, इसका आप लोग को जो है सिंथेसिस वगैरह पढ़ना है। बाकी इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले अपने वैसोडाइलेटर्स के बारे में, तो देखिए, वैसोडाइलेटर्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, दैट डायलेट। सिंपल सी बात है भाई, वैसोडाइलेटर्स तो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, है ना। और डायलेट कैसे करेंगे, हमारे जो ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स होती है, देखो ब्लड वेसल्स हमारी स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी होती है, तो उनको रिलैक्स करके हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं। वैसोडाइलेटर्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस आर बेसिकली नाइट्रोवैसोडाइलेटर्स और सिंपली नाइट्रेट्स। अब देखिए, सिंपल सी बात ये है कि जो वैसोडाइलेटर्स हमारे एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे नाइट्रेट्स होते हैं या फिर हमारे नाइट्रोवैसोडाइलेटर्स हम लोग इनको बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए, नाइट्रेट्स हमारा क्या होता है, नाइट्रेट्स जो है हमारे कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड में। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ये हमारा एक बहुत ही पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या करता है, दे रिड्यूस्ड वर्कलोड ऑन हार्ट विच डिक्रीजेज हार्ट्स ऑक्सीजन डिमांड एंड डायलेट्स कोरोनरी आर्टरी इंप्रूविंग ऑक्सीजन सप्लाई। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारी हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को भी रिड्यूस करते हैं और उसके बाद हमारी कोरोनरी आर्टरी को भी डायलेट करते हैं, जो कि क्या करता है, हमारी ब्लड सप्लाई या फिर कह सकते हो भाई ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई को भी हमारा जो है इंप्रूव करती है। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें कि एक्चुअल में ये नाइट्रेट कैसे काम करते हैं, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो नाइट्रेट्स है ना, ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड में। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो है ग्वानिल साइक्लेज को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। देखिए, ये हमारे यहाँ पे जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे जो है ग्वानिल साइक्लेज पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो जीटीपी होता है वो हमारा सीजीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, जब होता क्या, ये जो सीजीएमपी है ना, ये क्या करता है, ये हमारा बहुत सारे काम करता है। सबसे पहले तो ये करा देता है हमारा डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन। देखिए, थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, यही हमारे कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये देखिए, मायोसिन क्या होता है, समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्शन तब करता है जब ये फॉस्फोराइलेट होता है।
फॉस्फोराइलेट का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना। तो जब इसको फॉस्फेट ग्रुप मिलता है तो ये हमारा कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है या फिर ब्लड वेसल्स को कह सकते हो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेट हो जाए, यानी फॉस्फेट ग्रुप जो इसको मिल रहा था वो अगर ना मिले, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये हमारा जो है रिलैक्सेशन करेगा। और उसके बाद ये हमारा प्रोटीन काइनेज को भी एक्टिवेट करता है, जो कि क्या करता है फर्दर हमारा वही चीज़ है फॉस्फो हमारे जो है ब्लड वेसल्स के डायलेशन में अपना मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद ये हमारा जो है कैल्शियम के लेवल को भी डिक्रीज करता है, जो कि यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों का एक मिक्सचर होता है। मतलब देखिए कैल्शियम ही होता है तब मायोसिन काम करता है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि ये ओवरऑल हमारे इन सारे पाथवे के थ्रू हमारे ब्लड सेल्स को डायलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो, जो हमारी मसल्स हैं वो यहाँ पे रिलैक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं और सबका हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिसमें हमें सिंथेसिस पढ़नी है उसको थोड़ा हम लोग अच्छे से देख लेंगे। जैसे इसके अंदर सबसे पहली ड्रग आ जाती है अमाइल नाइट्रेट। तो देखिए अमाइल नाइट्रेट हमारी क्या होती है, बिलोंग टू हमारा क्लास ऑफ अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। तो ये हमारा जो है अल्काइल नाइट्राइट, क्योंकि इसके अंदर हमारा अल्काइल ग्रुप देखने को मिलता है। विच इज कॉमनली यूज, तो हमारी वैसोडाइलेटर की तरह यूज होती है। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से होता है, इसके अंदर देख सकते हो आप लोग अल्काइल ग्रुप हमारा होता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस, साइनाइड पॉइजनिंग और एक ऑक्सीडेंट की तरह भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब सेकंड ड्रग इसके अंदर हमारी आ जाती है नाइट्रोग्लिसरीन। अब ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है। ये हमारी जो है एक फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज़ की जाती है, ठीक है। बहुत एक पोटेंट हमारी वैसोडाइलेटर होती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन देखिए क्या होता है, ये टाइप ऑफ नाइट्रोग्लिसरॉल, मतलब यहाँ पे जो है देखिए ये हमारा बेसिकली ग्लिसरॉल का एक टाइप होता है, ठीक है, इन विच ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ग्लिसरॉल इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप्स। देखिए अभी हम लोग इसकी सिंथेसिस देख रहे हैं, बाकी इतना सिंपली समझो कि अगर हम लोग इस NO2 को हटा के H लगा दें, ठीक है, तो देखिए CH2OH, CH2CH, CHOH, ठीक है, और CH2OH, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल का। तो इस ग्लिसरॉल में से जब हम लोग हाइड्रोजन को हटा के NO2 ला के अटैच कर देते हैं तो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए ये हमारा एक टाइप का डेंस कलरलेस ऑयली एक्सप्लोजिव लिक्विड होता है और ये हमारा वाटर में सॉल्युबल और अल्कोहल में सॉल्युबल देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इसकी सिंथेसिस की बात करें तो बहुत सिंपल है, जो हमारा ग्लिसरीन होता है, ठीक है, तो ग्लिसरीन का फॉर्म हमारा स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। तो इसमें से हम लोग क्या होता है, जब हम लोग इस एक हाइड्रोजन को हटा के और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे हमें नाइट्रोग्लिसरीन देखने को मिलता है। और यहाँ पे रिएक्शन हमारे HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होने को देखने को मिलती है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट फेलियर, इन सभी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेंटा मतलब कि यहाँ पे हमारा 5 कार्बन देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सी बात है 5 कार्बन है, ठीक है, नाइट्रेट है, तो हमारा टेट्रानाइट्रेट मतलब कि 4 नाइट्रेट हो गए, ठीक है, और 5 कार्बन, ठीक है। और यूजेस की बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बात करें हम लोग यहाँ पे आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट के बारे में, तो यहाँ पे भी देखिए हमें 2 नाइट्रेट ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा आइसोसॉर्बाइड का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमारे 2 नाइट्रेट ग्रुप देखने को मिलते हैं और नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा एक टाइप का फाइन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है और एसीटोन में वेल सॉल्युबल देखने को मिलता है। सिंथेसिस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारी इसकी सिंथेसिस जो है स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे जो है ग्लूकोज से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, ग्लूकोज हमारा सबसे पहले हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉर्बिटॉल में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, हमारे 2 हाइड्रोजन और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे सिंपली CH2OH, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए तो ये हमारा सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो गया। और ये सॉर्बिटॉल हमारा यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में हमारा एक इंटरमीडिएट जो कि हमारा आइसोसॉर्बाइड होता है उसको मतलब फॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारा आइसोसॉर्बाइड का स्ट्रक्चर होता है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 वाटर के मोल रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फिर हमारा ये फर्दर जो है देखिए सिंपल सी बात है कि HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NO2 से, ठीक है। और सिंपली हमें जो है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट देखने को मिल जाएगा। यूज की बात करें तो हमारे यहाँ पे ये एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर अपने लास्ट ड्रग के बारे में, तो यहाँ आ जाता है हमारा डाइपाइरिडामोल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलता है। यूजेस की बात करें तो हमारा जो है एक टाइप के एंटी प्लेटलेट, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे बाकी नाइट्रोग्लिसरॉल से, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात ये हमारे एडनोसिन के लेवल को बढ़ाता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये एडनोसिन हमारा जो है आरबीसी के थ्रू यहाँ पे कह सकते हो यूज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है आरबीसी से यूज नहीं करने देता, जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ता है। और जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये हमारे जो ब्लड वेसल्स की सरफेस में इसके रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जाके बाइंड हो जाता है। और ये हमारा क्या करता है, जब रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वैसोडाइलेशन करता है, ठीक है, और हमारा जो है ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक टाइप का एंटी प्लेटलेट एजेंट भी होता है, वैसोडाइलेटर की तरह भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारा इसका स्ट्रक्चर।
तो देखिए ये हो गए हमारे यहाँ पे वैसोडाइलेटर्स या फिर कह सकते हो नाइट्रो वैसोडाइलेटर्स। और अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड क्लास के बारे में, जो कि हमारी हो जाती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, कैल्शियम आपको पता ही है हमारा कितना मेजर रोल प्ले करता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन में और ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन में, ठीक है। तो उनको उनके चैनल को मतलब कैल्शियम को ब्लॉक करके भी हम लोग यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली अपने ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज्ड एज एन एंटी एंजाइना टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस, आप सभी को पता ही है। बाकी दे वर्क बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू स्मूथ मसल्स। तो जो भी हमारी हार्ट और ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें हमारा कैल्शियम चैनल्स के थ्रू ही हमारा कैल्शियम इंटर करते हैं, तो उन्हीं को ब्लॉक कर देता है। और ये किसको ब्लॉक करता है? मेनली हमारे एल टाइप के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। मतलब आपको पता होगा थोड़े बहुत डिफरेंट टाइप के चैनल होते हैं, उसमें जो एल टाइप होता है उसको हमारा यहाँ पे ये ब्लॉक करता है। तो देखिए होता क्या है, ये जो एल टाइप कैल्शियम चैनल है, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स आर फाउंड इन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कार्डियक मायोसाइट्स, जो कि क्या होती हैं हार्ट की मसल सेल्स। मतलब कह सकते हो हार्ट की मसल्स और ब्लड वेसल्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। और जो हमारा एसए नोड और एबी नोड होता है उसमें भी होता है यही चैनल। तो देखिए होता क्या है, नॉर्मली व्हेन कैल्शियम आयंस एंटर थ्रू दीज चैनल्स they trigger muscle contraction in heart. This increase force of contraction while in blood vessels it leads to vasoconstriction. तो देखिए होता क्या है कि नॉर्मली यहाँ पे जब भी यहाँ पे कैल्शियम चैनल अपना नॉर्मल काम कर रहा होता है, तो ये जो आयंस होते हैं कैल्शियम आयंस होते हैं ये इन चैनल के थ्रू हमारा एंटर करते हैं और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करते हैं। मतलब इन्हीं के थ्रू हमारा क्या होता है, देखिए हार्ट क्या होता है, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। देखिए इस चीज़ को समझना कि हार्ट हमारा क्या करता है, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है और ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन है और जो कह सकते हो ब्लड वेसल्स का जो सिकुड़ना होता है और जो हार्ट का मतलब ब्लड वेसल्स जो हमारी थोड़ी सी पतली नैरो हो जाती हैं और जो हार्ट हमारा सिकुड़ता है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें हमारा कैल्शियम के थ्रू ही होता है। तो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई थी, तो ये क्या करते हैं, ये इसी चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे सिंपली वैसोडाइलेशन देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स है, तो ये हमारा वेरापामिल हो गया, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स हैं और इसमें से किसी का भी सिंथेसिस आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो हम लोग बस एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, कि कैसा इसका स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा। तो बात करें वेरापामिल की, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हमें जो है थोड़ा सा इस तरीके से देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके यूजेस की, तो हमारा एंजाइना हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और एरिथमिया हो गया, इन सभी में इसका यूज देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड की, तो देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर चूंकि हाइड्रोक्लोराइड है तो एक हमारा HCl हो जाएगा और ये हमारा बेप्रिडिल का स्ट्रक्चर हो गया। यूजेस की बात करें तो हमारा एंजाइना हो गया और कुछ सर्टेन एरिथमिया में भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात ये है ना कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो ये जनरली वैसे भी आपको पता ही है कि जो भी स्टार ड्रग्स नहीं होती हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। मे बी ये 2 मार्क्स वगैरह में आते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग भी मेरे हिसाब से पढ़ना पसंद नहीं करते हो और इतना स्ट्रक्चर मतलब आप लोग शायद याद भी नहीं रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी बस जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं, इसीलिए हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डीप जा रहे हैं, ठीक है, कि इसमें क्या है कैसे है, तो उतना आप लोग थोड़ा सा देख लेना। इंटरेस्ट होगा तो आप लोग थोड़ा कभी बताना मुझे, पर्सनली आप लोग बता सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें डिल्टियाजम हाइड्रोक्लोराइड की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डिल्टियाजम का स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा हाइड्रोक्लोराइड हो गया। यूजेस की बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे निफेडिपिन के बारे में, तो देखिए ये हमारा हो गया निफेडिपिन का स्ट्रक्चर। और यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे एंजाइना, हाइपरटेंशन में इसका यूज देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे एम्लोडिपिन के बारे में, तो देखिए ये हमारा एम्लोडिपिन का स्ट्रक्चर हो गया। यूजेस की बात करें तो हमारा एंजाइना और हाइपरटेंशन, देखिए सिंपल सेम ही है, सबका यूज हमारा एंजाइना हाइपरटेंशन में ही है, ठीक है। ये हमारा फेलोडिपिन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़े से ही चेंजेस है, मतलब यहाँ पे देखिए तो हमारा बस ये जो है थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लॉन्ग चेन है, इसमें हमारा शॉर्ट चेन है। बाकी देखिए इसका एम्लोडिपिन और फेलोडिपिन का स्ट्रक्चर अप्रॉक्स सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे बस एक Cl ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो थोड़ा बहुत इस तरीके से आप लोग अगर याद करना है तो याद कर सकते हो। फिर हमारा निकालडिपिन हो गया, तो ये सब हमारा थोड़ा सा सेम स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा एट लास्ट में नीमोडिपिन हो गया, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। और बाकी इसका यूज हम लोग जो है, अच्छा नीमोडिपिन थोड़ा सा हमारा जो है इसका यूज हमारा नॉर्मली हाइपरटेंशन या एंजाइना में ना होके जो हमारा सेरिब्रल वैसोस्पाज्म होता है, मतलब जो हमारी कह सकते हो ब्रेन्स में हमारा जो हार्ट मसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे इसका ज़्यादा यूज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट हमारा जो है एंजाइना पेक्टोरिस और एंटी एंजाइनल एजेंट्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।